बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ प्रोग्राम में बने हुए हैं। बिहार के चुनाव का बैटल ग्राउंड अब शिफ्ट हो गया है। अब असल बैटल ग्राउंड बन गया है सीमांचल। बीजेपी और कांग्रेस यहां दोनों बड़े प्लेयर हैं। पिछली बार दोनों गठबंधनों में ज्यादा सीटें इन दोनों पार्टियों को मिली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन को और बीजेपी को भी प्रशांत किशोर से भी खतरा है और असदुद्दीन ओवैसी से तो पिछली बार से लगातार है ही। दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश से मुस्लिम नेताओं को लगाया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी, इकरा हसन हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। वो जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और धुआंधार भाषण हो रहे हैं। कुछ सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। ओवैसी साहब की बात करें तो उन्होंने तो सीमांचल में कैंप ही कर लिया है। भाई यही था इलाका जहां से उनको सब कुछ मिला। बिहार के इलेक्शन में 5 सीटें उनको मिली थी, सारी की सारी सीमांचल में से थी। अब जिन इलाकों में इस चरण में वोटिंग होनी है उसमें पूर्णिया प्रमंडल की सारी सीटें हैं। पिछली बार पूर्णिया प्रमंडल में एनडीए को बढ़त मिली थी। 24 सीटें हैं, इसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 4 जेडीयू को, तो 12, 24 की आधी ये गई थी एनडीए को। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिली थी, आरजेडी को सिर्फ 1 और सीपीआई-एमएल को सिर्फ 1। 7 सीटें महागठबंधन को थी और 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी के पास थी। तो ओवैसी यहां एक बड़े प्लेयर हैं और उनको ये मालूम भी है। और उनके ऊपर जितना हमला हो रहा है उसमें केवल आरजेडी वाले नहीं, उन पर हमला, क्योंकि आरजेडी ने उनको नहीं लिया अपने कैंप में महागठबंधन में, वो तो उनकी अदावत चली रही है। कांग्रेस पार्टी भी फायर है पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पर। उन्होंने कहा कि जब तुम हैदराबाद में जाकर के कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हो तब मुसलमान दरी नहीं बिछा रहा होता। यहां वो हमको वोट कर देगा मुसलमान, तो तुम ताना देते हो उसे कि तुम जिंदगी भर दरी बिछाते रहोगे। अफजाल अंसारी को लाया गया, समाजवादी पार्टी के सांसद। वो कहने लगे भाई जितने विधायक मेरे खानदान में पैदा हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पूरी पार्टी ने आज तक इतने विधायक नहीं देखे। लेकिन कब उन्हीं सीटों पर लड़ोगे जहां 40%, 60%, 70% मुसलमान हैं और कहीं नेतागिरी नहीं चलती तुम्हारी। ये उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा। उन्होंने कहा हम जहां से जीत करके आते हैं 9% मुसलमान है मात्र, और वहां से सांसद बन के आते हैं। है दम तो ऐसी सीट से चुनाव लड़के दिखाओ। चैलेंज तो बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन ओवैसी साहब के पास भी इन तानों का पूरा जवाब है। आज किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी, और वहां उन्होंने कहा ये MY समीकरण वाले आप बात समझ लें, अब M Y को वोट देगा नहीं, Y से वोट लेगा। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो, जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था, क्या बोलती है राजद? MY, 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 मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि M सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट लेने का टाइम है सीमांचल के साथ। देखिए, ओवैसी साहब ने इस बार मामला दिल पे ले लिया है, क्योंकि एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने उनको कह दिया एक्सट्रीमिस्ट। तो वो सब जगह जाके बताते हैं क्या मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, क्या मैं अतिवादी हूं, क्या मैं आतंकवादी हूं। मुझे तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कैसे कह दिया? तेजस्वी यादव, अगर अंग्रेजी आती है तो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख करके दिखाओ। तेजस्वी यादव को तो जो बोलना था वो बोल गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की घेराबंदी शुरू हो गई है। अब सुनिए अगला सैंपल। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। इन्होंने गिनाए, मैं सांसद, मेरा भाई विधायक, मेरा भतीजा विधायक, मेरे बड़े भाई का बेटा भी विधायक। इतने विधायक हमारे खानदान में हुए, ओवैसी की पूरी पार्टी में नहीं है। खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों को हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर 100% मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की होके हो गया है 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है
पर्चा भरवा देबो। और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके, अजियत दे करके, धोखा कर करके, रमजान के महीने में शाहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे, अकेले हमारे घर में विधायक। अरे अफजाल अंसारी साहब को देखा तो मैं ये बात पहले ही कर लेता हूं, फिर ये मुस्लिम और सीमांचल वोट वाली बात करेंगे। समाजवादी पार्टी इतनी एक्टिव क्यों है बिहार के अंदर? आपने भी देखा होगा ना, आपके फोन पर लगातार क्लिप्स आती होंगी अखिलेश यादव की बातें प्रचार में कही जा रही, जो वो जितना प्रचार वो तेजस्वी के लिए कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री कुछ बोले तेजस्वी के लिए जंगल राज, तो जवाब आता है अखिलेश यादव से कि अब की बार तेजस्वी सरकार तो क्या होगा। तो वो बताते हैं कि बिहार के अंदर क्या बदलना चाहिए था जो नहीं बदला। और जानकारी तो यहां तक है कि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के लीडरशिप से यह कहा है कि मुझे आपको जितना इस्तेमाल करना है कर लीजिए। बिहार के इलेक्शन में ना समय की कमी ना संसाधन की, जहां मेरी सभा लगानी है वो आप लगा लीजिए। तो ये अफजाल अंसारी उन्हीं के सांसद हैं, इकरा हसन वो भी उन्हीं की सांसद हैं, इनको खासकर मुस्लिम बेल्ट के अंदर जो है सभाएं दी गई हैं। तो ये मुझे जरा राज बताएं त्रिपाठी जी, अखिलेश जी यहाँ कौन सी यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब दोनों का जो हिस्सा है ना, पूरब वाला उत्तर प्रदेश और उससे जुड़ा पश्चिम वाला बिहार, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हद तक जुड़ा, मतलब इस हद तक जुड़ा हुआ है कि आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और प्रयागराज तक, यहाँ तक तो बिहार के लोग आपको खूब मिल जाएंगे। और कौन से वाले मिलेंगे? बहुतायत वही मिलेंगे जो 90 से 2005 में शिफ्ट हुए। अब तो खैर वैसे भी लोग बेहतर लाइफस्टाइल के लिए अलग अलग जगहों पर निकले। अखिलेश यादव को दो तरह की चीजें हैं। एक तो उनको ये लगता है कि जो 37 सीटें हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हैं, तो हमारा एक मतदाता समूह है जो फिर से रिचार्ज हुआ है। उनको यह लगता है कि बिहार के चुनाव में अगर एनडीए कमजोर होता है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, विशेष करके जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरा, अखिलेश यादव को यह बहुत साफ साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं क्षेत्रों में सभा कर रहे हैं। आप इसको सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखिए। और अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं, हो सकता है इसके बाद ये आंकड़ा भी उनकी तैयारी थी या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है पिछले कुछ दिनों में कि अखिलेश की टीम भी ये बताने की कोशिश करेगी कि उनके नेता कहां कहां गए और उसको जो महागठबंधन के जीतने का प्रतिशत था वो कितना था। तीसरी बात जो है, बीएसपी कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा करती है, मतलब ज्यादा सीटें नहीं है, वो 5-6 सीटें ही हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में बीएसपी के अच्छा करने का मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश से लगे होने की वजह जो मायावती फिर से करेंगे, रिवाइवल करेंगे, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, नए सिरे से दलित मूवमेंट, मुस्लिमों को अपने साथ लाने की कोशिश की, वो वाला अभियान सिरे न चढ़े। क्योंकि 2007 में उस सर्व समाज ने समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाया था, तो मायावती उसको संभाल नहीं पाई, नहीं तो शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी 12 में नहीं बन पाए होते। ओवरऑल ये बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव वहां, मतलब एक तरह से कहें कि अब लीडरशिप रोल में वहां खड़े दिखना चाहते हैं। ये कोई 27 की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ? ट्रेनिंग क्या, 27 के तौर पर वो प्रमाण देंगे। इसको आप यूं समझिए कि वो प्रमाण के तौर पर बताएंगे कि देखिए हम तो कह ही रहे थे, और जैसे ही ये होगा तो कहेंगे देखिए यही वो पीडीएफ फॉर्मूला था जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया, बिहार के भी इन क्षेत्रों में होता हुआ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आइए अब मैं ओवैसी साहब की जो बात आपको बता रहा था कि ओवैसी को घेरने, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मूल मुद्दा है ये, आप जितनी ये देख रहे हैं, यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भी सभा है और वैसे ही उनको लगता है कि बहुत बड़ा वोट काट सकता है। ये कांग्रेस पार्टी को डर है। 2024 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि वो मुसलमानों के एक नेता के रूप में भी वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस्टेब्लिश कर लिए हैं और मुसलमान उनको वोट अच्छे तरीके से करता है। कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर है और आपको ध्यान होगा कि 2024 के अंदर अखिलेश को एक ढंग से राहुल गांधी ने मजबूर किया था अलायंस में आने के लिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट हमारे साथ खड़ा है। तो ये इनकी आपस की भी प्रतियोगिता है, एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इस चीज को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो आ जाता है उसमें आप देखेंगे कि ये वो इलाका है जहां पर यादव भी आरजेडी के साथ
एसोसिएट होने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट होती है। आपने 82 इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, ये किशनगंज की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आप देखेंगे कि वो सारे यादव कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सारे एकवट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत जाती है। आप कह रहे हैं अखिलेश केवल मुसलमान वोट को एक मुस्लिम consolidate वोट करने, यादव नहीं, वोट को जोड़ने के लिए भी आए हैं। यादव वोट और मुस्लिम वोट दोनों वोटों को वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि भाई देखो मुसलमान वोट हमारे साथ है, हमारे कारण वो मोबिलाइज कर और रहा आपने है। कहा एक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के साथ भी, कांग्रेस मुस्लिम के वोट साथ की। भी है। लेकिन ओवैसी साहब से वहां की जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको खतरा लग रहा है, तभी तो सब उनकी बात कर रहे हैं वहां जाकर के। अब मैं आपको इमरान प्रतापगढ़ी की बात बताता हमने हूं। इनको इनको पीके एकाएक फैक्टर को हटा दिया है। पीके की सभा में यहां पर बड़े मजेदार बात है, एआईएम के एक नेता ने बड़ा, उनका नाम जिक्र जानबूझ करके, बड़े वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा पटना में होटल में कहा कि भाई हमारा तो कितनी सीटें आएंगी। हमने कहा कि तुम बताओ तुम्हारे बारे में। उसने कहा कि पिछली बार 5 आई थी, इस बार हो सकता है कि हमको कम आए। क्यों? उसने कहा पीके फैक्टर डैमेज कर रहा है पीके भी ले रहे हैं ना मुसलमानों का जितनी वोट, हम ठीक सभा करके आ रहे हैं उतनी ही सभा लेकिन आप मुसलमानों कैंपेन की में सभा वाले। उतारे गए चेहरों को देखिए, ऐसा नहीं कि बिहार में मुस्लिम चेहरे न कांग्रेस के पास या आरजेडी के पास सीनियर चेहरे नहीं है, दोनों के पास हैं, लेकिन कैंपेन में बड़े खास किस्म के लोगों को उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आ रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा के इमरान प्रतापगढ़ी हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यहां उतारा गया है। तो इन्होंने ओवैसी साहब के अपनी तरफ से उनकी कलाई खोलने की कोशिश की कि ये हमें तोहमत मत दो कि हमको कांग्रेस को मुसलमान का वोट मिलेगा तो मतलब मुसलमान केवल दरी बिछा रहा है। तुम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो यार, अभी जुबली हिल का हैदराबाद में बाई इलेक्शन होने वाला है, वहां तुम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो, वहां नहीं दरी बिछा रहा मुसलमान, लेकिन बिहार में तुमको वोट चाहिए कि कहीं और ना चला जाए। जो यहाँ आकर के आपको गाली दे रहे हैं और आपको दरी बात बता रहे हैं, दरअसल वो तेलंगाना में कांग्रेस की दरी बिछा रहे हैं। 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को तेलंगाना में हैदराबाद में जुबली हिल्स में एक सीट पर वोटिंग है। वहां नकीब मिल्लत साहब कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाकर के वोट मांग करके तब यहाँ आए हैं। उनके सारे पार्टी के लीडर कांग्रेस के लिए तेलंगाना में वोट मांग रहे हैं, 11 को वोटिंग है। इसलिए यहां अगर आपको समझा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो दरी बिछाओगे। सर अब ये देखा, ये ओवैसी साहब की कामयाबी है कि इन पार्टियों को, बड़ी पार्टी, उनसे तो बहुत बड़ी पार्टी है, सभी बड़ी पार्टी, सबको उनकी बात करनी पड़ रही है। अब इमरान प्रतापगढ़ी बता रहे हैं कि हैदराबाद में ओवैसी किसके लिए वोट मांग रहे हैं, ये बिहार में बताना पड़ रहा है। ठीक है। अखिलेश जी के लिए मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, जो अभी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि वो प्रतियोगिता तो है ही उनकी, लेकिन वो यहाँ पर आकर ये साबित करना चाहते हैं कि भाई यदि इनको ओवैसी साहब को वोट ना मिले तो वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बता सकें कि ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता नहीं हैं। एक लड़ाई वो भी था ना, क्योंकि उनका डर वहाँ पर है कि अखिलेश जब वहाँ आएंगे, ये ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वो मुसलमानों के बड़े चुनाव लड़े थे पिछला मेरे ख्याल में, ये आ जाएंगे ना, अब आएंगे जम के लड़े थे। और अब तो और ज्यादा जमकर लड़ेंगे ना, तो वो खासतौर से इसके तो वो अखिलेश जी उस रास्ते को भी थोड़ा सा ब्लॉक करना चाहते हैं, बिहार में निपटा देना चाहते हैं, बिहार में ही निपटा देना चाहते हैं कि यदि यहाँ पर नहीं आए तो कम से कम वहाँ कहने के लिए होगा कि वहाँ क्या कमाल किया था आपने। और इमरान साहब भी जो बात कर रहे हैं वो उसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि कांग्रेस को और आरजेडी को बड़ा डर है कि ओवैसी कुछ नुकसान उनको पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो जो 24 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 सीटें आए ना आए, 5-7 सीटों को और नुकसान ना पहुंचा दें, ये तो संभावना बढ़ी रही है ना उनके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज इमरान प्रतापगढ़ी जो कह रहे हैं वो तो एक तरह से अपनी पार्टी की पूरी रणनीति को ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुबली हिल्स में हमारे लिए वो ऐसी प्रचार कर रहे हैं, और देश भर में घूम घूम के कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम। मतलब ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, ये कौन सी रणनीतिक बयानबाजी है? बड़ा हल्का, मतलब कई बार आप जो टिप्पणी करते हैं हैदराबाद के लिए कह रहे हैं, नहीं वो किसी लिए कह रहे हैं, जुबली हिल्स में आप कह रहे हैं कि वो ऐसी कह रहे हैं मुसलमान दरी बिछाएगा, वो तो कांग्रेस के लिए कर रहा है। तो भाई वो तो कांग्रेस के लिए भी दरी बिछाने को तैयार सबको, लेकिन मुसलमान को हक नहीं मिल रहा है। और आप जो कहते हैं कि भाजपा की भी टीम होते हैं, तो आप तो आपके साथ हैं हैदराबाद में। इसका मतलब कि आप जो कहते हैं देश को झूठ बोलते हैं। आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है, आज और कल शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 122 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे जहां इस्तेमाल करना है कर लो, जितनी रैली लगाना लगा लो। तेजस्वी यादव, अखिलेश जी की तस्वीर लगा लीजिए, तेजस्वी यादव 6 रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ है सर? राहुल गांधी तो मध्य प्रदेश चले गए पचमढ़ी 2 दिन के लिए। वहां कांग्रेस कैसे मजबूत होगी इसकी बैठक कर रहे हैं। पचमढ़ी गए आज और कल वो पचमढ़ी में है, जिलाध्यक्ष से बैठक कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं।
आज जब आपको 122 सीटों का जो चुनाव प्रचार कल खत्म होने वाला है, आज और कल आपको धुआंधार रैलियां करनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो उसके बाद राहुल गांधी बिहार छोड़ के मध्य प्रदेश 2 दिन के लिए चले गए। उनके लिए भी निपट गया बिहार का चुनाव या निपटा दिया? मैंने कहा था नहीं, लेकिन मैं कंप्लीट कर एक बात तो मेरा ये कहा था कि ये खबर तो यही से मेरा ये कहना सर इतना महत्वपूर्ण है, जब आपको पता है कि भाई पहले फेज में इतनी जबरदस्त वोटिंग हो गई है और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने भाई 8 से 9% ज्यादा वोटिंग की है, वो एनडीए के फेवर में जा सकती है। अब आपके पास 5 साल चुनाव प्रचार का समय नहीं है बिहार के अंदर 48 घंटे के बाद, तो ये 48 घंटे आपको बिहार कौन सा इमरजेंसी काम करना है? उनको जिलाध्यक्ष नियुक्त करना है, जिलाध्यक्ष बैठक करना है वहां पर, और मजबूत करना भी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है। 2030 में आ ही जाएगा। उन्हें मजेदार की बात क्या सर, पचमढ़ी में राहुल गांधी को ओरिएंटेशन कौन दे रहा है? पचमढ़ी में राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह क्लास देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है। जिन्होंने कांग्रेस को डुबा दिया मध्य प्रदेश में, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को बताएंगे 2 दिन कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। अरे भाई 48 घंटे आप बिहार में प्रचार कर लेते, सोमवार को आप चुनाव प्रचार के बाद चले जाते, आपको मध्य प्रदेश किसने रोका था? बिल्कुल पुख्ता बता रहा हूं आपको कि तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया साहब बहुत हो गया, अब आपके साथ नहीं प्रचार करना, आप अलग करो, जो भी करना है प्रचार हमको अलग करने दो। इतने देर बाद दिव्य दृष्टि मिली तेजस्वी को, तेजस्वी को तो पहले ही बोल देना था कि भाई साहब आप पहले चरण में ही बताइए प्रचार कर। एक जगह जहां पर दोनों लोगों ने प्रचार किया, केवल एक जगह केवल। आगे बढ़ाइए इसको जरा। उसी दिन एक सीट है महागठबंधन की जहां पर तेजस्वी भी गए और राहुल गांधी भी गए। बिहार के दूसरे फेज में 5 जगहों पर 5 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने, और इसमें एक सीट है भागलपुर के कहलगांव की सीट। कहलगांव में आरजेडी ने रजनीश यादव को टिकट दिया है, कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को दिया है, और अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में तेजस्वी और राहुल गांधी ने एक ही दिन में भागलपुर में अलग अलग रैली की, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुपचाप लालटेन छाप, और राहुल गांधी ने भी यहां पर प्रचार किया। तो आप जो ये बात तो सही है कि दोनों एक साथ रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सीट पर जरूर कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। ये खबर। अब मोदी जी ने इस बात को उठा लिया। मोदी जी ने अपनी सभा में कहा कि ये एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी पार्टी। फिर उन्होंने इनके बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की कि देखिए आरजेडी ने सबसे पहले कांग्रेस के दलित अध्यक्ष का अपमान किया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं बुलाया, राजेश राम। दूसरा कि वो सारी सीटें दे दी इस बार कांग्रेस पार्टी को जो 35-40 साल से कोई नहीं जीता, ना कांग्रेस जीती ना आरजेडी जीती, वो सीटें दे दी कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए, और कट्टा सटा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा दिया। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। अच्छा, इसी सीट पर तेजस्वी यादव ने जो प्रचार किया है उसकी भी वहां से उनका एक स्टेटमेंट है, वो दिखाता हूं आपको। लोगों के महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई रजनीश जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के इस बार रजनीश को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाएं। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? मेरे सब लोग हाथ उठा के बताओ, सरकार बनाना तो सरकार कैसे बनेगा? इधर उधर नहीं, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप। अब ये बोल गए चुपचाप लालटेन छाप, तो राहुल जी क्या बोलेंगे वहां जाके? वो भी प्रचार कर रहे हैं। मुझे सर कह रहे थे कहीं फ्रेंडली फाइट हो भी जाए तो बड़े नेता तो कम से कम बचते हैं एक दूसरे के सामने खड़े होने में। आमतौर पर ऐसा नहीं करते भाई, फ्रेंडली फाइट हो गई है, क्योंकि बहुत सारी बार इलेक्शन में पार्टी का प्रेशर भी होता है, कैंडिडेट का भी प्रेशर होता है, तो फिर जो पार्टी है उसके जो बड़े लीडर्स है वो कहते हैं ठीक है लड़िए, जो जीत जाएगा उसको रख लेंगे, क्योंकि दोनों ही लोग पार्टी में यहाँ तो दोनों के सबसे बड़े नेता गए। फ्रेंडली फाइट है या फ्रेंड्स में फाइट हो रही है? लेकिन ये तो आप बताएं। मैं तो एक ही चीज जानता हूं
तेजस्वी ने राहुल गांधी को जलील किया है। जलील मैं कह रहा हूं शब्द का प्रयोग। एक साथ सभा नहीं करने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आने नहीं दिया, मैनिफेस्टो साथ जारी करने के लिए राहुल गांधी को नहीं आने दिया। उनको बाकी लोग स्वीकार थे लेकिन राहुल गांधी स्वीकार नहीं थे साथ में, क्योंकि वो वोट चोरी की यात्रा थी उसमें भी बहुत अनमने मन से वो गांधी मैदान की सभा में आए थे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और अब तो ये सर्वे भी आ गया है कि वोट चोरी नाम की कोई ऐसे मुद्दा है ही नहीं बिहार के चुनाव में। ठीक है, मूल बात यह है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी ने उनकी राजनीतिक हैसियत और औकात बताई है। चलिए सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सी खबरें और है। ट्रंप साहब ने यूरोप के एक नेता को बुलाया और जानते हैं वो यूरोप का नेता एक देश का प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने के लिए क्यों गया था? साहब मैं रूस से तेल खरीदता हूं, मुझे खरीदने दो, मैं गरीब आदमी, मुझे मत मारो। तो ट्रंप ने कहा अच्छा तुम्हारे पास समंदर है क्या? नहीं साहब समंदर नहीं है, चलो तुम खरीद लो। वो